हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आ गया हूं मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए केन स्टडी क्लासेस की तरफ से। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आप तक जाए। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ का, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और कब पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने 4 साल का क्वेश्चन आपके लिए लाया है, 4 साल का एक सटीक क्वेश्चन बना के, जो कि लघुत्तरीय है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही पहले बता दिया है, सब्जेक्टिव को आज बताऊंगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और आपदा प्रबंधन, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको आज डील करके दिखाऊंगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और जब तक मैं वीडियो बनाऊं, जब तक ये मेरा वीडियो चलते रहेगा, इस वीडियो पे आप बने रहें, क्योंकि आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे इतिहास क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे वीडियो पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सोशल साइंस के क्वेश्चन 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, कंफर्म पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने ये 8 वर्ष, मतलब कि 8 वर्ष इसी लाइन में मैंने गुजारा है, तो मैं आज आपको जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक सफलता लाने के लिए आपको बहुत पूर्वक ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, हमें वो क्वेश्चन बता दो जो कि एग्जाम में आएगा ही। मैंने 6 साल जो बिहार बोर्ड में पूछा है उससे रिलेटेड 6 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं सभी लेके आया हूँ, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लगा हुआ है। तो इस वीडियो को आपको पूरे अंत तक देखना है, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा, और इसका आंसर भी साथ में मैं लेके आया हूँ। तो बने रहें मेरे वीडियो पे। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में कैसे पढ़ना है, ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दिया है, ठीक है। और आई बटन पे आप देख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे टॉपर बनना है, इसके लिए मैंने आई बटन पे लिंक डाल दिया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज जैसे मैं अपने कोचिंग गया पढ़ाने के लिए, तो मुझे एक विद्यार्थी ने बोला सर ठंडे में क्यों आते हैं पढ़ाने के लिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम बोले देखो बाबू, तुम कहते हो ना पढ़ लो, कि मेरा एक क्वेश्चन बताया अगर एग्जाम में फंस गया तो वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो वो एग्जाम के लिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व कर दूंगा, प्लस मैं कोशिश करूंगा और भी सब्जेक्ट का करने का, ठीक है। तो चलिए आते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। लुई फिलिप का प्रधान गीजो, प्रतिक्रियावादी एवं सुधार। कहता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए, लुई फिलिप का प्रधान गीजो, प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोध था। जो लुई फिलिप जो था वो प्रधान गीजो जो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का था, उसका क्या था, विरोधी था। सुधारवादी दलों के नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848, 22 फरवरी 1848, ठीक है, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, कहाँ पे, को पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। किसका, सुधार भोज का आयोजन किया। आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। राजा ने क्या किया, वहां का जो राजा था लुई फिलिप ने क्या किया, इस पे आरोप लगा दिया, ठीक है, रोक लगा दी। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। क्या की पुलिस ने, देखिए ये जो भोज किया, किसने किया भोज, तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। थेयर्स ने किया। कब, किसने किया, गीजो जो था, तो वहां के नेता थेयर्स ने क्या किया, 18 फरवरी को पेरिस में सुधार का आंदोलन का क्या आयोजन किया, जिसमें कि जो है
जुलूस निकाले गए। इस पर जो है पुलिस, वहां की जो सरकार थी लुई फिलिप की, उसके जो पुलिस थे उसने क्या कर दी, उस पर गोली चला दी, जिसमें लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनता क्रोध में आ गई। जनता कहां पे आ गई, क्रोध में आ गई, पूरे क्रोध में आ गई जनता। ठीक है, जनता जब क्रोध में आई तो उसने क्या किया, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए, गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागने को विवश कर दिया। क्या कर दिया, इंग्लैंड भागने को विवश कर दिया। देखिए तो ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड भागने को क्या कर दिया, विवश कर दिया। किसको कर दिया, लुई फिलिप को। कब किया, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक भोज किया गया, जो कि राजा द्वारा सभी को आयोजन किया गया, मगर इस पर राजा ने क्या कर दी, रोक लगा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। मेटरनिक युग, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 की अवधि मेटरनिक युग के नाम जानी जाती है। कब से, 1815 से 1848, 1815 से 1848 का ईस्वी किसके नाम जाना जाता है, मेटरनिक युग से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, मेटरनिक युग से नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 1815 से 1848 के युग से जाना जाता है, मेटरनिक युग से जाना जाता है। ठीक है, के नाम जानी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वीनिया कांग्रेस और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम जानी जाती है। इसका उद्देश्य फ्रांस की क्रांति को देनों, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना तथा पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। देखिए, जो भी वहां पे पहले से भावना चल रहा था, ठीक है, मेटरनिक का बस यही काम था कि उस सभी भावनाओं को क्या कर देना, कुचल देना। क्या कर देना, कुचल देना। और एक बात याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद वीनिया कांग्रेस और उसके बाद की व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जब पराजय हो गया, जब उसका पूरा सत्ता खत्म हो गया, उसके बाद जो जिसका सत्ता आया उसको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के, मेटरनिक युग के नाम जाना जाता है। ठीक है, और वहां पे पुरातन व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पहले की जो व्यवस्था चल रही थी उस सभी को खत्म करके एक नई व्यवस्था का क्या किया गया, वहां पे स्थापना किया गया या पूर्ण स्थापना किया गया। तो इसी व्यवस्था को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेरिबोल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। अब देखिए, गेरिबोल्डी कौन था, उसके इटली की एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, गेरिबोल्डी एवं राष्ट्रभक्त था, वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गेरिबोल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई, जो लाल कुर्ती, जो कि क्या कहलाती है, लाल कुर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, याद रखिएगा, लाल कुर्ती क्या कहलाती है, लाल कुर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, किसने बनाया था, गेरिबोल्डी ने। याद रखिएगा, लाल कुर्ती कहलाती है। ठीक है, गेरिबोल्डी ने बनाया था, लाल कुर्ती कहलाती है। आगे चलते हैं, लाल कुर्ती कहलाती है। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। देखिए, वो क्या किया, सिसिली पर आक्रमण करके, इस टुकड़ी की सहायता से सिसिली पर आक्रमण करके क्या किया, उसको गणतंत्र की स्थापना कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। और वो चाहता था पोप का भी क्या करे, पोप जो एक राज्य था उस पर भी आक्रमण करना चाहता था, मगर इसकी इजाजत किसने नहीं दी, काबुल, काउंट काबुल ने नहीं दी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट समझ जाइए। उसके बाद 4 नंबर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। देखिए, 1870 के पूर्व नॉर्डिक ट्यूरेन प्रजातियों का देश जर्मनी अनेक छोटे छोटे बड़े राज्यों एवं राजवारों में विभक्त था। यह एक ऐसा राष्ट्र नहीं बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। इसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। क्या थी, धार्मिक, राजनीतिक एवं तीनों विशेषताएं थी। ठीक है, बाधा क्या था, देख लीजिए, विषमताएं थी। साथ ही राष्ट्रवाद की मुद्दा भी गौण था। जर्मन राष्ट्रों पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। यह परिस्थिति जर्मन के एकीकरण में बाधा थी। अब देखिए, वहां पर जो था ना, छोटे बड़े जो बड़े राज्य थे, राजवारों थे, वहां पे उसका जो राष्ट्र जो था, बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह जो था, इसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। क्या थी, राजनीतिक, धार्मिक, सभी तरह की विषमताएं थी। साथ ही राष्ट्रवाद की मुद्दा में भी गौण था। अब राष्ट्रवाद की मुद्दा में भी क्या गौण था, यही जो है इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधाएं थी। बस इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधाएं थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा था। 1862 में बिस्मार्क पासा का चांसलर बना। चांसलर के रूप में वह सर्वप्रथम उसने पासा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। वह रक्त एवं लौह की नीति से जाना जाता है। वह रक्त एवं लौह की नीति से जाना जाता है, याद रखिएगा, बिस्मार्क को रक्त एवं लौह की नीति से जाना जाता है, ठीक है। अतः उसने डेनमार्क ऑस्ट्रिया सुडेवा का युद्ध, देखिए उसने जो है डेनमार्क ऑस्ट्रिया और सुडेवा, इसका ईस्वी डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 और सुडेवा उससे आगे का होगा, ठीक है। और 1870 में सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। देखिए किसने एकीकरण किया? बिस्मार्क ने किया एकीकरण, ठीक है। किस तरीके से एकीकरण किया? उसने इस सभी राष्ट्र को जो है ना युद्ध के लिए चुनौती दिया और सभी को पराजित करके अपने में मिला लिया। कब मिला लिया? 1862, ये इंपॉर्टेंट है। और 1862 में जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था? पासा का चांसलर कौन बना? बिस्मार्क बना था। कौन बना था? पासा का चांसलर बना था कौन? बिस्मार्क, ठीक है। कहाँ का? पासा का कब बना था? 1862 ईस्वी में। आगे चलते हैं 6 नंबर, कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कार्ल मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 आते हैं, समाजवाद साम्यवाद, क्या होता है समाजवाद की भावना, ठीक है। अब देखिए कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कार्ल मार्क्स पर क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी पूछे जाते हैं और लघुत्तरीय भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बताते हैं, देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ। जन्म कब हुआ था? 1 मिनट। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो था, जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब देखिए जर्मनी में हुआ था। उन्होंने समाजवादी की एक नई व्याख्या की है। उसने समाजवादी की क्या की है? नई व्याख्या की है। इस वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। दास कैपिटल उसी ने लिखा है। दास कैपिटल उसकी विख्यात पुस्तक थी। मार्क्स पूंजीवादी का विरोधी था। मार्क्स जो था ना, बड़े लोग जो होते थे ना पूंजीवाद, उसका क्या था? विरोधी था, ठीक है। उसके बाद देखिए वे श्रमिकों को एकजुट होकर शोषण का विरोध करने को उत्प्रेरित करते थे। वे वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे। उन्होंने इतिहास को आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या की? प्रस्तुत की। अब देखिए आपको बता देते हैं, कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था, जो कि उसको पढ़ने के टाइम में उससे ही क्या हो गया था? प्यार हो गया था, ठीक है। उसी से उसने शादी की थी, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के दोस्त और कार्ल मार्क्स ने मिलकर क्या लिखा था? दास कैपिटल लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, चल पूछ सकता है, कभी दीर्घोत्तरीय पूछता नहीं है, लघुत्तरीय इंपोर्टेंट है तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खूनी रविवार की घटना का उल्लेख करें। अब ये खूनी रविवार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में एक साल छोड़कर दूसरा साल पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने खूनी रविवार को लिया है, ठीक है। तो खूनी रविवार में बात करते हैं। 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। अब देखिए क्या हुआ ना, 1804 से 5 के बीच जो रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है उसकी प्रतिष्ठा, जो उसमें रूस हार गया था, पराजय हो गया था, तो उसकी प्रतिष्ठा क्या पहुंचा? ठेस पहुंचा। और 9 जनवरी 1905 को 9 जनवरी 1905 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार, किसके? जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन हजारों की संख्या में निहत्थे भीड़ पर किस चीज की मांग थी? रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था। जार के सेना ने जुलूस पर गोलियां चला दी। जार के सेना ने क्या की? जुलूस पर गोलियां चला दी। याद रखिएगा, सेंट पीटरसन महल स्थित क्या जा रही थी? एक बहुत बड़ी क्या जा रही थी? जुलूस जा रही थी, ठीक है। बहुत संख्या में उसमें थे, उसमें बहुत गरीब श्रमिक सब थे, तो जा रही थी। उसमें क्या किया? जार की सेना ने उस पर क्या कर दिया? गोली चला दिया। क्या चला दिया? गोली चला दिया। क्या चला दिया? गोली चला दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। क्या हो गए? मारे गए।
घटना खूनी रविवार अथवा लाल रविवार कहलाती है। यही घटना देखिए, जब वो रोटी मांग करने के लिए हजारों की संख्या में निकले, कब 1905 में, जनवरी 1905 में जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, तो क्या हुआ ना कि हजारों की संख्या में श्रमिक छोटे बड़े सब लोग निकले। तो उसमें जो है तो एक ही मांग था कि रोटी दो, ठीक है, रोटी दो का नारा लगा रहे थे वो लोग, हजारों की संख्या में जा रहे थे। इसी बीच जो है जार की सेना ने उस पर क्या कर दी, निहत्थे पे गोली चला दी। गोली चलाने के बाद हजारों की संख्या में लोग मारे गए और घायल हो गए। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं या लाल रविवार कहते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। अब देखिए, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया था, मतलब रूस में जो क्रांति हुआ था उसको कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके लिए बताते हैं। देखिए, रूस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव पड़े। जैसे कि पहला प्रभाव देखिए, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। सर्वहारा वर्ग मतलब जो छोटा वर्ग था उसके वर्ग में क्या हुई, सम्मान हुई, मतलब वृद्धि हुई, उसको प्रतिष्ठित दिया गया। रूस के सम्मान में अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। अब देखिए, कौन सा बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन करवाया था, लेनिन ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें देशों में क्या है, सरकार की स्थापना हुई। विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खेमों में विभक्त हो गया। व्यापार और विश्व दोनों दो खेमों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, यूरोप भी, ठीक है। और एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद का पतन हुआ। एशिया और अफ्रीका में क्या हुआ, साम्राज्यवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। साम्राज्यवाद क्या हो गया, पतन हो गया। उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को बल मिला। उपनिवेश मुक्ति, जो उपनिवेश था, जो दूसरे के यहाँ काम करता था उसको क्या मिला, बल मिला। क्या मिला, इस आंदोलन से क्या मिला, क्रांति से बल मिला, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस आंदोलन के फलस्वरूप गद्दी पे कौन बैठा था, लेनिन बैठा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन का परिचय देखिए, स्टालिन का परिचय, स्टालिन का जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था और मृत्यु 1553 में हुआ था, सॉरी 1953 में हुआ था। कब हुआ था मृत्यु, 1953 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ जन्म और ये हुआ मृत्यु, ठीक है। चलिए, 1953 में मृत्यु हुआ था। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, स्टालिन के बारे में बोल रहा है, परिचय दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आ गई। जब लेनिन मर गया 1953 ईस्वी में, तो सत्ता किसके हाथ में आ गई, स्टालिन के हाथ में आ गई। अब देखिए, स्टालिन का अर्थ फौलादी प्रारूप हुई। सत्ता संभालने समय उसके समझ अनेक समस्या थी। अब देखिए, स्टालिन के पास जो था ना, अर्थ फौलादी प्रारूप था, जिसमें सत्ता संभालने के लिए अनेक जो समस्या थी, ठीक है, अनेक उलझन थी, जिनके निराकरण के लिए उसने प्रयास किया। सोवियत संघ के विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि, शिक्षा एवं विज्ञान में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को क्या किया, बेहतर बनाने का प्रयास किया। क्या किया, अब देखिए उसने क्या सब किया। सबसे पहले तो उसने क्या किया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण मतलब क्या, जो कच्चे माल का जो उत्पादन होता था उस चीज से, जो कच्चे माल से जो दूसरा चीज बनता था उसमें क्या दिया, बढ़ावा दिया सबसे पहले, ठीक है। अब उसने और क्या किया, श्रमिकों की स्थिति, जो मतलब उपनिवेश थे जिसकी स्थिति बहुत मतलब खराब थी, उसकी स्थिति सुधारने के लिए उसने आंदोलन चलाए, ठीक है, प्रयास किया। उसके बाद उसकी नीतियों से सर्वाधिकार शासन की स्थापना हुई। सर्वाधिकार शासन की क्या हुई, स्थापना हुई, मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाए, इस शासन की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, इंडो चाइना हिंद चीन। इंडो चाइना मतलब इंडो चाइना से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और चीन के बीच जो एक युद्ध हुआ था उसमें क्या सब कहानी है, क्या क्या चीज नहीं है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर है इतिहास में, एनसीईआरटी बुक में। अब देखिए, हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ। अब देखिए, यह आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन क्या था, उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन 1939 में कब किया गया था, 1939 में। यह आंदोलन कब किया गया था, 1939 में किया गया था, 1939 में किया गया था, ठीक है।
यह आंदोलन 1939 में किया गया था, हुआ आंदोलन, ठीक है। अब देखिए आरंभ हुआ था। अब देखिए इसका प्रभाव सबसे अधिक मेकांगो हेलिया में था। कहां पे था? मेकांगो हेलिया में था, ठीक है। इस आंदोलन का आरंभ करने वाला हुइफू सू था। कौन? इस आंदोलन का आरंभ करने वाला कौन था? हुइफू सू था। कौन था? हुइफू सू था। वह लैंगिक शक्तियों में विश्वास करता था। वह लैंगिक शक्तियों में क्या करता था? विश्वास करता था, ठीक है। तथा समाज सुधारक था। वो क्या था? समाज सुधारक भी था और लैंगिक शक्तियों में क्या करता था? विश्वास करता था। कौन? हुइफू सू, ठीक है। याद रखिएगा, हुइफू सू याद रखिएगा। उसके बाद विश्वास तथा समाज सुधारक था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद की मुक्त धारा से जुड़कर उपनिवेशवाद विरोधी बन गया। हुइफू सू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर कार्रवाई की। अब देखिए हुइफू सू के जो है बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने वहां पे क्या की? एक बहुत कठोर नियम लागू किया, ठीक है। कठोर नियम लागू किया। अब देखिए हुइफू सू जो था ना, वो उपनिवेशवाद मतलब उपनिवेश जो किसी के अंदर रह के काम करता है, मतलब कि शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से उसका क्या करता है? शोषण करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफा अनुबंध, साहित्य आप इस क्वेश्चन के बारे में सुने होंगे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्पादक बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सट्टाकार वियतनामी मजदूरों से बनानों, फॉर्मों एवं खादों में एक तरफा के लिए अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाती थी। यह अनुबंध मालिकों और मजदूरों के बीच होता था। अब ये देखिए, यह अनुबंध एक तरफा था और मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, ठीक है। मालिकों और मजदूरों के बीच होता था। अनुबंध में सभी अधिकार मालिक के हाथों में सुरक्षित थे। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। काम पूरा नहीं करने पर मालिक मजदूरों को दंडित कर सकते थे एवं जेल भेज सकते थे। उनकी स्थिति गुलामों के समान थी। अब देखिए क्या था ना, एक तरफा जो अनुबंध व्यवस्था था, इसमें क्या था कि सरकार जो है ना, मतलब जो मालिक होता था वो काम करने के लिए आदमी को क्या विवश कर देता था। उसके बाद अगर वो आदमी काम नहीं करता था तो उसके साथ उसको दंडित किया जाता था। मतलब उसको कोई या तो दंड किया जाता था, या तो मारा जाता था, या उसे जेल भेज दिया जाता था। इसमें श्रमिकों का कोई नहीं, कुछ नहीं सुना जाता था। जो भी करेगा मालिक ही करेगा। ये मौलिक अधिकार किसके हाथ में रहता था? मालिक के हाथ में रहता था। सिर्फ मालिक ही इस पे कर सकता है, जो भी करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। स्कॉटलर्स रिवोल्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। स्कॉटलर्स रिवोल्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए सबसे पहले देखिए स्कॉटलर्स रिवॉल्वर में क्या है? 1868 ईस्वी में वियतनाम में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव और फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। क्या हुआ? कब हुआ? 1868 ईस्वी में। कब हुआ? 1868 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1868 में वियतनाम में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव और फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध एवं सशक्त आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया। विरोधियों ने हजारों ईसाइयों को मार डाला। क्या किया? मार डाला। यद्यपि ये विरोधी क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, परंतु इससे राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब देखिए इसमें क्या है ना, इस वियतनाम में क्या हुआ? एक ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध जो है सशक्त आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया, ठीक है। विरोधियों ने हजारों ईसाइयों को मार डाला। क्या क्या? विरोधियों ने हजारों ईसाइयों को मार डाला, ठीक है। उसके बाद जो है यद्यपि यह विरोध कर्तापूर्वक दबा दिया गया था, परंतु इससे राष्ट्रवादी भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, हो ची मिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो ची मिन्ह क्या होता है? चलिए अब चलते हैं हो ची मिन्ह पे। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त टिप्पणी परिचय दीजिए। देखिए हो ची मिन्ह का जो है जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। कब हुआ था? 1890 में जन्म हुआ था और 1969 में मर गया था, ठीक है। मृत्यु हो गया था। 1890 में जन्म लिया और 1959 में मर गया, ठीक है। हो ची मिन्ह
जन्म 1890 और मृत्यु 1959। वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। वियतनाम, देखिए वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उसने नेतृत्व में वियतनाम ने उनके नेतृत्व में वियतनाम में फ्रांसीसियों अधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए लंबा संघर्ष किया। उसने देखिए वियतनाम में मुक्ति पाने के लिए जो है लंबा संघर्ष किया है। किसने? हो ची मिन्ह ने, ठीक है, हो ची मिन्ह ने। अब देखिए उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वे आरंभ से ही समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कॉन्ग सेन देंग तथा लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम वियतमिन की स्थापना आंदोलन चलाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने 1945 में वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की एवं इसके अध्यक्ष बने। हिनोई समझौता के अनुसार वियतनाम को गणराज्य का दर्जा मिल गया। बाद में वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ने के बाद भी वे अपनी मृत्यु तक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। देखिए क्या हो गया ना, उसको तो मुक्ति मिल गया, गणराज्य की स्थापना हो गई, ठीक है, गणराज्य की स्थापना हो गई आंदोलन चलाने के बाद। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो है ना क्या हुआ कि सभी प्रकार के जो भी आंदोलन चलाए गए थे साम्यवाद की विचारधारा से, वो सभी क्या हो गए, गणराज्य में कन्वर्ट हो गए। और उसके अध्यक्ष बने कौन? हो ची मिन्ह बने उसके अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो हिनोई समझौता के अनुसार वियतनाम में गणराज्य को दर्जा मिल गया। वियतनाम में क्या गणराज्य को मतलब गणराज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। बाद में वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ने के बाद जो है देखिए क्या हो गया, अपनी मृत्यु तक भी वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या रहा, सक्रिय रहा, मतलब लड़ते रहा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन तक लड़ते रहा, ठीक है। देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। मैं क्वेश्चन थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, आप समझने की कोशिश कीजिए, मगर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन कौन सा पूछेगा वो, ठीक है। मैं आंसर भी देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए दूसरा चलते हैं, बोई दाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापानियों ने आत्रम का शासन वहां की प्राचीन राजवंश के सम्राट बोईदोई को सौंप दिया, परंतु उसने शीघ्र ही पद शीघ्र ही त्याग दिया। उसके बाद इससे वियतनामी गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्या हो गया? प्रशस्त हो गया, ठीक है। हनोई समझौता के दौरान फ्रांस ने पुनः बाओदोई को कोचीन चीन का शासक बना दिया। क्या बना दिया? कोचीन चीन का शासक बना दिया। जनेवा समझौता के बाद बाओदाई दक्षिण वियतनाम का शासक बना, ठीक है, बना रहा। बाओदाई के बाद क्या बना? शासक बना रहा, ठीक है। 1961 में बाओदाई की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। बाओदाई की सरकार का कब? 1961 में। कब? 1961 में क्या कर दिया गया? तख्ता पलट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार क्या पलट दिया गया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हो गया ना, वियतनाम में एक मतलब क्या कहते हैं, बाओदाई का संक्षिप्त परिचय मिल जाता है थोड़ा मोड़ा। अब देखिए नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? नापाम और एजेंट ये एक रासायनिक हथियार था, ठीक है। नापाम और एक एजेंट ऑरेंज क्या था? एक रासायनिक हथियार था। कैसे काम करता था बताते हैं। देखिए यह एक घातक रासायनिक हथियार थे जिनका उपयोग अमेरिकी ने वियतनामी युद्ध में किया। अमेरिकी ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था वियतनामी युद्ध में, ठीक है। नापाम में गैसोलीन मिला रहता था जो ज्वलनशील होकर, गैसोलीन मिला रहता था। इसमें क्या मिला रहा था? गैसोलीन मिला रहा था जो ज्वलनशील, जो जलने में बहुत ही तेज होता था, और त्वचा से चिपक कर चलता रहता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर थी। एजेंट ऑरेंज क्या थी? खतरनाक जहर थी। उसे जिन डेमो में रखा जाता था, उन पर नारंगी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। नारंगी ऑरेंज रंग की क्या बनी रहती थी? पट्टियां बनी रहती थी। इनके प्रयोग से धन जन की भारी हानि हुई। अमेरिका ने व्यापक रूप से एजेंट ऑरेंज का छिड़काव वियतनाम में किया। व्यापक रूप से एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था। किसने? अमेरिका ने वियतनाम में, ठीक है। इसके प्रभाव से जंगल एवं फसल नष्ट हो गए तथा जन्मजात विकलांग उत्पन्न होने लगी। जन्मजात क्या होने लगी? विकलांग उत्पन्न होने लगी। जन्मजात कैसे होने लगी? विकलांग उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ये
एक अच्छा चैप्टर है आपके लिए भारत में राष्ट्रवाद, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर है। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन जो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। देखिए रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रण करना था। 1919 में, ठीक है, 1919 में राजद्रोह समिति की अनुशासन पर यह एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता था। विशेष अदालत के फलस्वरूप फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीयों में इस अधिनियम की तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसे काला अधिनियम कहकर इसका विरोध किया गया। इसी कानून के विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने इसी कांड के फलस्वरूप कौन सा हत्याकांड किया था, इसी एक्ट के कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में, ठीक है, हजारों की संख्या में। इसी में ये कांड कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के फलस्वरूप रॉलेट एक्ट के फलस्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था। निहत्थे लोगों पे गोली चलवाई थी, बहुत आदमी मारे गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या मजा है। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस के दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा के कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थे भीड़ पर अन्नाधुंध गोली चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए। कितने मारे गए थे बाबू, 379 मारे गए थे। कितने, 379 लोग मारे गए। करीब 1200 लोग क्या हो गए थे, घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, ठीक है। 1200 लोग क्या हुए थे, जख्मी हुए थे, याद रखिएगा। 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे, ठीक है। अब याद रखिएगा जनरल डायर ने करवाया था निहत्थे लोगों पे, जो कि एक क्रांतिकारियों की टोली थी जो किसके बारे में आंदोलन कर रही थी, तो रॉलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है खिलाफत आंदोलन क्या है। देखिए खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। अब ये तुर्की का खलीफा सुल्तान कौन, तुर्की का सुल्तान कौन था, खलीफा, जिसको हम सुल्तान भी कहते थे, जो कि इस्लामी जगत का क्या था, धर्मगुरु था। सर्वेश की संधि द्वारा उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। सर्वेश की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा क्या हो गई, नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उत्लित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए 1919 में, ये भी 1919 में हुआ। 1919 में अभिबंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत समिति बनकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खलीफा दिवस मनाया जाता है। खलीफा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, मनाया जाता है, ठीक है। खलीफा और असहयोग आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। खलीफा और असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आंदोलन एक साथ चल रहे थे। 1924 में मुस्तफा कमल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन समाप्त हो, किसके पद के समाप्त कर देने, कमल पाशा के मुस्तफा कमल पाशा द्वारा खिलाफत के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब, 1924 में। कब, 1924 में, याद रखिएगा। 1924 तक यह आंदोलन चला था, 1924 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान, अब देखिए ये भी असहयोग आंदोलन के, मतलब असहयोग आंदोलन भी चल ही रहा है अभी तक। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है,
यह आंदोलन चौरी चौरा आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने निशस्त्र प्रशासनिक पर गोली चला दी। ठीक है, इससे प्रदर्शनकारी उमड़ उठे। पुलिस ने भागकर थानों में शरण ली। भीड़ ने थाना में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से दुखी हो गए। उन्होंने लगा कि जनता अभी व्यापक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अतः 11 फरवरी को उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा की। 11 फरवरी को उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा की तथा 12 फरवरी को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। इससे कांग्रेस का युवा वर्ग सुदृढ़ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों का कारावास दिया गया। तो देखिए क्या हुआ ना, ये आंदोलन हो रहा था, चौरी चौरा आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन के फलस्वरूप मतलब कि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही क्या किया ना, मतलब वहाँ की पुलिस कर्मियों ने गोली चला दी, तो वहाँ की जनता उमड़ गई। ठीक है, उमड़ने के बाद जो है ना क्या हुआ कि वो जाके थाने में शरण लिया। तो जनता ने क्या किया, थाने में आग लगा दिया, जिसमें कितने कर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इससे गांधी जी क्या हो गए, बहुत दुखी हुए और इस आंदोलन को उसने बंद करने का क्या किया, निर्णय लिया। और देखिए 11 फरवरी को आंदोलन बंद करने की घोषणा की तथा 12 फरवरी को कांग्रेस के कार्य समिति ने भी इसका क्या किया, स्वीकार कर लिया इसे। ठीक है, उसके बाद जो है महात्मा गांधी को मार्च 1922 में महात्मा गांधी को क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है, और 6 वर्षों के लिए वो कहाँ चले गए, जेल चले गए। 6 वर्ष तक जेल में रहे। कितना वर्ष तक, 6 वर्ष तक जेल में रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए गांधी इवरन समझौता, दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए सविनय अभिज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय इवरन ने गांधी जी से समझौता वार्ता आरंभ की। फलतः 5 मार्च 1931 को गांधी इवरन समझौता दिल्ली पैक्ट हुआ। सरकार ने दमन चक्र बंद करने तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आश्वासन दिया। ठीक है, वहां की जो अंग्रेज सरकार थी उसने क्या किया, अगर आप इस क्या कहते हैं गांधी इवरन समझौता को बंद, दिल्ली पैक्ट जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, इसको आप बंद कर दीजिएगा तो हम जितने भी दमनकारी नेता को हमने जेल में बंद किया उस सभी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। अब देखिए आश्वासन दिया। बदले में गांधी जी ने सविनय अभिज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अभिज्ञा आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में भी तैयार हो गए। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे। देखिए क्या हुआ ना, गांधी जी भी जेल में थे। ठीक है, तो गांधी जी को छुड़ाने के लिए एक मतलब आंदोलन किया गया जिसे हम गांधी इवरन समझौता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने भी समझौता कर लिया था कि जितने भी दमनकारी नेता है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और उसने द्वितीय गोलमेज में क्या कर दिया, मतलब द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन के लिए भी तैयार हो गए थे। ठीक है, इसमें ये याद रखना है आपको। अब चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसकी आरंभिक नीति के बारे में बताइए। अब देखिए 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांग के साथ आगे खां के नेतृत्व में वायसराय मीटो से शिमला में मिला। मीटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। ढाका में एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना की। मुस्लिम लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकारी नौकरियों एवं व्यवस्थापकों सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं प्रथम निर्वाचन मंडलों की मांग की। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग के मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था उसने किसने किया था, खां ने किया था 1906 ईस्वी में। कब किया था, 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके किया था। ठीक है, अगर हम कहें तो 30 दिसंबर
30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए आगा खान ने किससे अधिकारियों से बात किया, किस अधिकारी से बात किया था, तो मिंटो से बात किया था, मिंटो से बात किया था, मिंटो। ठीक है, उससे बात किया और बोला कि ये ऐसा ऐसा मेरा मांग है, अगर आप करिएगा तो हम दमन नहीं करेंगे, मगर हमें प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए हमें और पोस्ट भी चाहिए। क्या मतलब, सरकार के जैसे पुलिसकर्मी पे सभी पर क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन पे। अब देखिए साइमन कमीशन आयोग फरवरी 1928 में भारत आया। इसका उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। आयोग के बंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका जवाब अंग्रेजों ने पुलिस ने लाठी डंडों से दिया। देखिए पुलिस ने लाठी डंडों से दिया था। ठीक है, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब रेलवे स्टेशन पे आए और क्या किए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन आयोग जो आया था वो वापस जाओ। भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1928। लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए, लिखने से आपको याद होगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब देखिए आयोग के मुंबई में पहुंचने पर, मुंबई कहाँ पहुंचा था, मुंबई पे आया था। कहाँ आया था, मुंबई में आया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा, एक तरफा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, एक तरफा, यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में किसानों द्वारा चलाया गया। लगान की उचित दर तथा जमींदार शोषण के विरुद्ध संगठित होकर किसानों ने यह आंदोलन धार्मिक रीति रिवाजों एकत्र आंदोलन चलाया। किसानों ने को संगठित करने के लिए धार्मिक रीति रिवाजों का सहारा लिया गया। उन्होंने शपथ दिलाई कि वे संगठित होकर सरकारी और जमींदारी शोषण का विरोध करेंगे। आंदोलन में छोटे किसानों और स्थानीय जमींदारों ने प्रमुखता से भाग लिया। 1992 तक सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया। इस आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया था। ठीक है, कब, 1992 में। कब, 1992 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बरजाई और सीतापुर में जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। एकत्र आंदोलन भी, एकता आंदोलन भी इसको कहा जाता है। किसान द्वारा चलाया गया था, किसान और जमींदारों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं खेरा आंदोलन पर परिचय दे। अब देखिए खेरा आंदोलन 1917 में गुजरात के खेरा जिले में खरीफ की फसल की क्षति पहुंचने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। वे सरकार से लगान माफी की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने उनकी मांग की समर्थन किया, परंतु सरकार ने मांग नहीं मानी। अतः जून 1918 में गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने 1918 में क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, आरंभ कर दिया। बाध्य होकर सरकार को किसानों की राहत देनी पड़ी। किसानों की स्थिति में सुधार आने के बाद गांधी जी ने सहायता वापस ले लिया। ठीक है, इस सत्याग्रह द्वारा किसानों में अंग्रेजी शोषण का विरोध करने का क्या साहस जगह है। क्या जगह है, साहस जगह है सत्याग्रह आंदोलन में। ठीक है, क्या जगह है, साहस जगह। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, इस साइड में है, वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए चलते हैं। अब देखिए मोपाला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मोपाला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो क्या है, केरल के मालवाड़ में 19वीं से 20वीं शताब्दी में मोपाला के अनेक विद्रोह
हुए। मोपाला एक वर्ग समूह था जिसमें किसान, मजदूर और अन्य लोग सम्मिलित थे। विरोधियों में भू स्मृतियों के अत्याचारों के विरोधी हुआ। इसमें धर्म की भी प्रमुख क्या थी, भूमिका थी। मोपाला मुसलमानों थे और वे भूस्वामी नाभर और मजदूरी हिंदू। मोपाला खलीफा के साथ किए गए अन्याय से भी को क्या थे, क्रोधित थे। अतः उन लोगों ने विरोध कर दिया। 1921 में कब 1921 में कब किया 1921 में सबसे बड़ा मोपाला विद्रोह हुआ। मोपालाओं ने अली मुसलियार को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उमाद एवं हिस्सा भड़काई। सरकार ने अली मुसलियार को गिरफ्तार कर सेना का सहायता से विरोधी में को कुचल दिया। सेना से विरोधी को क्या कर दिया, कुचल दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जतरा भगत के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड के आरव जनजातियों ने जतरा भगत के नेतृत्व में 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में मतलब कि शताब्दी चरण में ऐना भगत आंदोलन चलाया था। ठीक है, जिसमें जतरा भगत गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया। साथ ही एकस्वरवाद पर भी बल दिया गया। जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों का भी क्या गया, शांतिपूर्वक विरोध किया गया। ठीक है, करने का कहा गया। आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। बिहार झारखंड में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में को इन पर व्यापक आधार प्रदान किया। अब देखिए, जतरा भगत जो है गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। उसी ने इस आंदोलन का क्या क्या प्रभाव डाला, कहाँ, बिहार और झारखंड में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अब ज्यादा नहीं देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, मेरठ सस्यन से आप क्या समझते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। साम्यवादियों ने किसानों मजदूरों की स्थिति से सुधार लाने की मांग की। साथ ही हम उन लोगों के क्रांतिकारी आंदोलन को समर्थन किया तथा समाजवाद एवं पूंजीवादी का विरोध किया। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने साम्यवादियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की। साम्यवादियों पर अनेक मुकदमे चलाए गए। इसी में मेरठ सस्यन केस भी था। इसमें 8 साम्यवादियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया गया था। ठीक है, दूसरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना आप जानते होंगे। अब है अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण का युग। उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तर में उत्पादन की नई तकनीक और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। ठीक है, मानव चलिए ठीक है, इतना बता देते हैं औद्योगिकरण से। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं फिर से दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, और भी आपको देखना है, जैसे ज्योग्राफी का देखना है तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। इस वीडियो को देख के यही आपसे क्या है, निवेदन है। चलिए बाय।